जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। लाइव जुड़ जाइए सब लोग जल्दी से। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजी साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा था। उसमें कुछ कर वसूली की प्रथाओं को हम लोगों ने समझा था। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, इन सारी प्रथाओं के बारे में पढ़ा था। किस तरह से भारत का शोषण किया गया और इस शोषण के माध्यम से धन का बहिर्गमन हुआ और ये सारा का सारा धन ब्रिटेन ले जाया गया, जिसकी वजह से ब्रिटेन में भी अव्यवस्था फैली। और फिर ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना आरंभ किया और उन कानूनों में पहला कानून जो आया था वो 1773 में आया था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो ये सारी घटनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से शोषण का कार्य जारी रहा, लंबे समय तक शोषण चलता रहा। विभिन्न तरीकों से शोषण किया गया, कर वसूलने के अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ये शोषण का दौर जारी रहा और विभिन्न माध्यमों से भारत में इन लोगों का साम्राज्य स्थापित होता रहा। इसमें दो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, एक लॉर्ड वेलेजली थे और एक लॉर्ड डलहौजी थे। इन दोनों के नीतियों के कारण बहुत सारे देशी रियासतों को अंग्रेजों के द्वारा भारतीय साम्राज्य में उनके राज्यों को मिला लिया गया। हड़प नीति के माध्यम से और सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है इन राज्यों को। तो हुआ क्या कि लगभग लगभग जब अधिकांशतः राज्यों को मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो जो बचे खुचे राजा महाराजा थे उन लोगों को लगा कि अगर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया जाएगा तो हमारे जो बचे खुचे साम्राज्य हैं उनको भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो सारे लोग यूनाइट होते हैं और यूनाइट होने के बाद एक आंदोलन आरंभ होता है, जिसको 1857 की क्रांति या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। इस क्रांति में हमको क्या क्या देखना है वो सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग लाइव क्लास को आरंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और 1857 की क्रांति की घटनाओं को वन बाय वन करके समझते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति या इसी को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इस टॉपिक में एक अलग टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव के अंतर्गत 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था। आज हम लोग 1857 की क्रांति को आरंभ कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिकतम 2 लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। आज का लेक्चर और इसके बाद हो सकता है एक लेक्चर और बनाना पड़े, थोड़ा सा लंबा होगा क्लास। तो 2 लेक्चर में हम लोग 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति या 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, इसमें किन किन बिंदुओं पर हमको जानकारी इकट्ठा करनी है, यानी किन किन बिंदुओं पे फोकस करना है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप क्या था, इसके बारे में समझेंगे। इसका स्वरूप क्या था इसके बारे में समझेंगे। स्वरूप का मतलब यह है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इतिहासकारों ने इसको अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की ये प्रथम क्रांति थी, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये कोई क्रांति नहीं थी, एक छोटा मोटा विद्रोह था, ये शुरुआती विद्रोह था। तो इस तरह से अलग अलग स्वरूप बताया गया है इस क्रांति के संबंध में, तो इसको समझेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको देखना है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। दूसरा पॉइंट हमारा होगा प्रमुख कारण। 1857 की क्रांति हुई ही क्यों, इसके पीछे क्या क्या कारण थे।
और ये कारण जब इकट्ठे हुए तो क्रांति का रूप धारण कर लिया, स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे क्रांति की योजना, क्रांति की योजना किसके द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई, इसका तिथि क्या निर्धारित किया गया कि क्रांति किस डेट को आरंभ होगा, इन सारी चीजों के बारे में इस बिंदु में हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्रांति का आरंभ, क्रांति का आरंभ, ये क्रांति कब शुरू हुआ, किस रूप में शुरू हुआ, इसके बारे में समझेंगे। अगला बिंदु हमारा होगा क्रांति का प्रसार, क्रांति का प्रसार। जब क्रांति आरंभ हो गया तो धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ और पूरे उत्तर भारत में ये फैल गया था। तो इसके कौन कौन से केंद्र बिंदु रहे उसको देखेंगे। प्रसार में हमको देखना है कि कौन कौन से सेंटर थे और किस सेंटर पर किसके द्वारा अगुवाई की गई और कौन से अंग्रेज के द्वारा इस क्रांति को दबाया गया। तो ये सारी चीजें समझेंगे। आगे क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण, असफलता के प्रमुख कारण, आप जानते हैं ये क्रांति असफल हो गई थी, लंबे समय तक विद्रोह चलता रहा, लगभग 2 वर्षों तक संघर्ष हुआ था और धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा इसको दबा दिया गया। तो ये क्रांति असफल क्यों हो गई इसके बारे में समझेंगे। और सबसे अंत में आएंगे कि इसका परिणाम क्या निकला, क्रांति का परिणाम, क्रांति का परिणाम। इतने बिंदुओं को हमें इस टॉपिक में समझना है, इतने बिंदु को हम लोग समझ लेंगे तो हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस टॉपिक में इतने बिंदुओं को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम क्रांति का स्वरूप देखेंगे कि ये जो क्रांति हुई थी इसका नेचर कैसा था। अब इतिहासकारों में मतभेद है इस संबंध में, उसके बारे में समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे, आखिर ये क्रांति हुई ही क्यों, ये आंदोलन हुआ क्यों। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ऐसी कौन सी परिस्थितियां जन्म ली भारत में कि ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके क्या क्या मुख्य कारण रहे उसको समझेंगे। इसकी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, कोई भी क्रांति होती है तो उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। तो प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था, कहाँ तैयार किया गया था और इसका डेट क्या निर्धारित किया गया कि ये क्रांति का आगाज कब किया जाएगा। क्योंकि जब क्रांति होगी तो सभी सेंटर पे एक साथ होगी, सभी केंद्रों पर एक साथ होगी। तो योजना किसके द्वारा तैयार किया गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्रांति का आरंभ हुआ कब, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा बहुत अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि क्रांति का जो डेट निर्धारित किया गया था, निर्धारित डेट से पहले ही क्रांति शुरू हो गया था। तो इसके असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है कि समय से पूर्व क्रांति का आगाज हो गया। तो क्रांति का आरंभ कब किया गया, कहाँ से किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये तमाम चीजें देखेंगे। फिर क्रांति का प्रसार होगा तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग लोगों के द्वारा इसकी अगुवाई की गई थी, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, झांसी हो, मेरठ हो, इसके अलावा बिहार हो, जगदीशपुर, तो बहुत सारे सेंटर बने थे। तो किस सेंटर पर किसके द्वारा अगुवाई की गई थी और कौन से अंग्रेज जनरल के द्वारा इस क्रांति को दबाया गया था, मतलब इस क्रांति को समाप्त किया गया था, ये तमाम चीजें इसमें देखेंगे। अंत में आएंगे तो ये असफल क्यों हुआ, आखिर कौन कौन सी कमजोरियां हमारी रही भारत की जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हो गया, उसको बिंदुवार तरीके से हम लोग समझेंगे कि असफलता के पीछे क्या क्या कारण थे। और सबसे अंत में देखेंगे इसका रिजल्ट क्या निकला। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया, तो इसका दूरगामी प्रभाव हुआ था, उसके बारे में समझेंगे क्या परिणाम निकला। इसी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो जाता है और नए तरीके से ताज का शासन आरंभ हो जाता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है और इस घोषणा पत्र के माध्यम से भारत में शासन ब्रिटिश सरकार का शुरू हो जाता है। तो ये तमाम चीजों पर हम लोगों को अध्ययन करना है, तो वन बाय वन इसको समझना पहले हम लोग आरंभ कर देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इन्हीं बिंदु को टारगेट करते हुए हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो चलिए सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं।
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति। तो पहले हम स्वरूप के बारे में अगर देखें, अगर हम स्वरूप के बारे में देखें तो इसमें जो इतिहासकार हैं ये दो भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ है विदेशी इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार, और दूसरे तरफ हैं भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार। जो विदेशी इतिहासकार हैं इसमें यूरोपियन इतिहासकार और ब्रिटिश इतिहासकार आते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार और यूरोपियन इतिहासकार, और दूसरे तरफ तो भारतीय इतिहासकार हैं ही। दोनों ने इसका स्वरूप अलग अलग बताया हुआ है। वास्तव में भारत में शासन अंग्रेजों का था, ब्रिटिशर्स का था, तो निश्चित रूप से वहां के जो इतिहासकार थे वो लोग भी भारत से घृणा करते थे। और यही कारण है कि जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो ये अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको क्रांति मानने से ही इनकार कर दिया। इन लोगों का मानना था कि ये क्रांति था ही नहीं बल्कि एक छोटा मोटा विद्रोह था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग शीर्षक दिया हुआ है इस संबंध में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह था। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये केवल सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह। ये स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं बल्कि यह एक सैनिक विद्रोह था। सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। बैरकपुर छावनी में दिल्ली पे जाके ये लोग आक्रमण कर देते हैं, दिल्ली पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लेते हैं, बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसको छुड़ा लिया जाता है। तो ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं बल्कि एक सैनिक विद्रोह था। तो विदेशी इतिहासकारों में एक पक्ष तो इनका मिलता है। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना था कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध ये षड्यंत्र था। भारत में जो जनता निवास करती थी, हिंदू और मुसलमान जो सबसे ज्यादा थे पॉपुलेशन में, यही दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में थे। अन्य धर्म के लोग तो बहुत कम थे लेकिन हिंदू और मुसलमान सबसे ज्यादा थे। तो अंग्रेज इतिहासकार भारतीयों से इतनी घृणा करते थे कि उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान ईसाइयों के प्रति षड्यंत्र किए थे और इस षड्यंत्र के तहत ये विद्रोह किया गया था। तो कुछ इतिहासकार, यूरोपियन इतिहासकार हैं, अंग्रेज इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि ये हिंदू और मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। वो स्वतंत्रता संग्राम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी में इस तरह के इतिहासकार मिलते हैं, हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र मानते हैं। तीसरी कैटेगरी में कुछ और इतिहासकार हैं, अंग्रेज इतिहासकार, यूरोपियन इतिहासकार। उनका मानना है कि ये बर्बर लोगों का सभ्य लोगों के खिलाफ एक आंदोलन था। यानी अंग्रेज, यूरोपियंस भारतीयों को बर्बर मानते थे, असभ्य मानते थे। उनका मानना था कि भारत एक सांप सपेरों का देश है, ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इनकी सभ्यता संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई है, ये जंगली टाइप के लोग हैं और इन लोगों का विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी ईसाइयों के विरुद्ध, जो कि सभ्यता के बड़े मापदंड को ये लोग पूरा करते हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बर्बर लोगों का विद्रोह था सभ्य लोगों के विरुद्ध, यानी ये लोग अंग्रेजों को सभ्य मानते हैं और भारतीयों को असभ्य मानते हैं। भारत में हिंदू मुसलमान या जिस भी धर्म के लोग थे उन लोगों को ये लोग असभ्य मानते थे, भारतीयों को असभ्य मानते थे, और जो यूरोपियंस थे, जो अंग्रेज थे, उनको सभ्य मानते थे। तो इनका मानना था कि ये असभ्य लोगों का, बर्बर लोगों का सभ्य लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ करता था। तो इस तरह से आप देखेंगे
तो कहीं न कहीं इन अंग्रेज इतिहासकारों का, इन यूरोपियन इतिहासकारों का जो ईर्ष्या था वो देखने को मिलता है इस क्रांति के स्वरूप में। तो विदेशी इतिहासकारों में ये अलग अलग स्वरूप बताया गया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने जो इतिहास को लिखा, इन लोगों ने कहा नहीं, ये कोई हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं था, ये कोई सैनिक विद्रोह केवल मात्र नहीं था, बल्कि ये पूर्ण रूप से एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के एकजुटता को दिखाता है। सारे भारतीय जुट करके पहली बार संगठित होके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, इसीलिए इसको 1857 की क्रांति या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये कोई हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र नहीं था, ये असभ्य लोगों का सभ्य लोगों के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं था, केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये विशुद्ध रूप से पहला स्वतंत्रता संग्राम था। आजादी पाने के लिए भारतीय पहली बार एकजुट हुए और एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। हालांकि उसका परिणाम नकारात्मक आया, लेकिन जो दूरगामी परिणाम था वो सकारात्मक था। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इसका नकारात्मक परिणाम क्या निकला और सकारात्मक परिणाम क्या निकला। लेकिन प्रथम फेज में अगर आप देखेंगे, फिर भी ये देखने से स्पष्ट हो जाता है ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, केवल सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, बल्कि भारत में अलग अलग केंद्र बने हुए थे और अलग अलग केंद्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा विद्रोह को आगे बढ़ाया गया था, इस स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया गया था। तो भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि यह विशुद्ध रूप से भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध पहली बार एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना कि एक छोटा सा सैनिक विद्रोह था। और इन इतिहासकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आपको मिलेगा वो विनायक दामोदर सावरकर का मिलेगा। बीडी सावरकर या वीर सावरकर के नाम से परिचित होंगे, और अगर परिचित नहीं है तो आगे जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना शुरू करेंगे इस टॉपिक के बाद, यानी 1885 से लेकर 1947 तक का जो स्वतंत्रता का इतिहास है, भारत को आजाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में, उसमें हम लोग जब दूसरा चरण देखेंगे तो वहां पे बीडी सावरकर का नाम मिलेगा। क्रांतिकारी चरण में जो पहला चरण हुआ था उसमें विनायक दामोदर सावरकर का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है, सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से ये एक थे। तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी, उसी किताब में इन्होंने स्पष्ट किया, पूरी जानकारी प्रदान किया कि 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये असभ्य लोगों का सभ्य लोगों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि भारतीयों के द्वारा सुनियोजित तरीके से एक स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसमें सबसे प्रमुख आपको नाम मिलेगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का नाम सबसे प्रमुख रूप से मिलेगा। इन्हीं के द्वारा बताया गया कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, किस तरह की घटनाएं हुई थी, सारी जानकारी इन्होंने अपने पुस्तक में दिया हुआ है। ये किताब इन्होंने बाद में लिखा, क्रांति के बाद लिखा। इसका पब्लिकेशन ही नहीं करने देना चाहते थे अंग्रेज, तो इन्होंने जो किताब लिखा था इसका पब्लिकेशन जाकर के ब्रिटेन में, लंदन में होता, भारत में पब्लिश ही नहीं करने दिया गया इनकी किताब को कि भारत के लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी। तो लंदन में जाकर के इनकी किताब प्रकाशित हो पाई थी, तब लोगों को जानकारी हुआ कि ये क्रांति केवल छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से आजादी की पहली लड़ाई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे अगर स्वरूप को, तो स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। विदेशी इतिहासकारों का मत कुछ और है और भारतीय इतिहासकारों का मत कुछ और है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें विदेशी इतिहासकार अलग मत रखते हैं और भारतीय इतिहासकार अलग मत रखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हो गई स्वरूप की, इसमें भारतीय इतिहासकारों का नाम मिलेगा और अंग्रेज इतिहासकारों का, यूरोपियन इतिहासकारों का नाम मिलेगा। तो ये स्वरूप की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। क्रांति के प्रमुख कारण। प्रमुख कारण
देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी क्रांति होती है, दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति रही हो, चाहे फ्रांसीसी क्रांति रही हो, चाहे अमेरिकन क्रांति रही हो, चाहे वो रूस की बोल्शेविक क्रांति रही हो। विश्व इतिहास में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई भी जब क्रांति होती है तो वो एक दिन का परिणाम नहीं होता, ना उसके पीछे कोई एक कारण होता है। जब जनता के बीच में शासकों के प्रति रोष जन्म ले लेता है तो वो रोष धीरे 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 धुआं होते होते एक दिन आग का रूप धारण करता है, विस्फोट करता है और क्रांति का रूप धारण कर लेता है। वही स्थिति भारत में भी रहा। अंग्रेजों की सत्ता जो आरंभ हुई थी, पहली लड़ाई जो अंग्रेज जीते थे, प्लासी का युद्ध 1757, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल पे इनका कब्जा हो गया, और फिर धीरे धीरे आगे हैदराबाद पे कब्जा हुआ। उसके बाद इन लोगों ने मैसूर राज्य को विजित किया, फिर मराठा साम्राज्य को विजित किया, फिर पंजाब राज्य को विजित किया, अवध का विलय जबरन कर लिया गया भारतीय राज्य के साथ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगभग 100 साल लग गए अंग्रेजों के द्वारा भारत पर कब्जा करने में। तो जैसे जैसे ये लोग कब्जा करते गए वैसे वैसे इनका स्वरूप बदलता गया और भारत में इनका शोषण बढ़ता गया, और इन लोगों ने भारतीयों का इतना शोषण किया कि भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, रोष उत्पन्न हो गया, और इसी रोष के कारण भारतीय धीरे धीरे यूनाइट हुए, और यूनाइट होने के बाद एक क्रांति का रूप ये धारण कर लेता है, और यही क्रांति 1857 की क्रांति कहलाती है। तो अगर हम कारणों पर एक झलक देखें तो विभिन्न कारण थे जिसके वजह से ये पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। अगर पॉइंट आउट करना चाहें हम इसको प्रमुख कारणों में, तो कई कारणों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसके कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे जिसके वजह से ये पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसके अलावा कुछ सामाजिक व धार्मिक कारण थे। आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ प्रशासनिक कारण मिलेगा, कुछ प्रशासनिक कारण यहाँ पे मिलेगा हमको। इसके अलावा कुछ आर्थिक कारण भी थे, आर्थिक कारण। इसके अतिरिक्त कुछ सैनिक कारण भी थे, सैनिक कारण। और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे तो तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। तो कारणों को अगर हम पॉइंट आउट करें तो ये विभिन्न प्रकार के कारण निकल करके सामने आते हैं, जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए एक एक कारणों पे हम लोग नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे जो कारण था कैसे ये विद्रोह का स्वरूप धारण कर लेता है और 1857 की क्रांति हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारणों को। राजनीतिक कारणों में क्या क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से ये क्रांति का रूप धारण कर लेता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, शुरुआत में ही हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी ये वास्तव में जनता की क्रांति नहीं थी। इस 1857 की क्रांति में आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया था। वास्तव में हुआ क्या था कि 1757 से लेकर 1857 तक यानी अगले 100 वर्षों तक अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से भारत पे कब्जा किया जा रहा था। वन बाय वन करके धीरे धीरे एक एक राज्य को विभिन्न माध्यमों से अंग्रेज अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते जा रहे थे। तो हुआ क्या, 1857 आते आते जो बचे खुचे राजा महाराजा थे वो लोग संसित हो गए। उनको लगा कि अगर हम लोग विरोध नहीं किए अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों का भी राजपाट चला जाएगा, अंग्रेज इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। तो यहाँ पर
जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये आम जनता के द्वारा लड़ा गया आंदोलन नहीं था, बल्कि ये राजा महाराजाओं का आंदोलन था अपनी शासन सत्ता को बचाने के लिए। ये मूल स्वरूप आप जरूर याद रखिएगा कि ये जनता की लड़ाई नहीं थी। आम जनता ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि ये राजा महाराजाओं की लड़ाई थी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये लड़ाई थी। तो इसमें विभिन्न कारण थे, एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम लोग आएंगे राजनीतिक कारणों पर। तो राजनीतिक कारण क्या क्या थे, उस समय की क्या परिस्थितियां थी राजनीतिक, जिसके वजह से 1857 की क्रांति का स्वरूप तैयार हुआ। तो राजनीतिक कारणों में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पहला जो राजनीतिक कारण निकल करके सामने आता है वो दो गवर्नर जनरल थे, एक लॉर्ड वेलेजली था और एक लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड वेलेजली ने भारत के क्षेत्र को अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाने के लिए एक योजना तैयार किया, जिसको सहायक संधि कहा जाता है। तो सहायक संधि के माध्यम से बहुत सारे देसी राजाओं को, बहुत सारे देसी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य के साथ मिला लिया गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी जब आया तो उसने व्यक्तिगत नीति, या जिसको हम लोग हड़प नीति कहते हैं, तो हड़प नीति के तहत विभिन्न तरह के आरोप लगाकर विभिन्न राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो राजनीतिक कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, राजनीतिक कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो पहला पॉइंट बनता है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसके वजह से देसी राजा महाराजाओं में रोष उत्पन्न हुआ और उनके अंदर डर भी उत्पन्न हो गया कि अगर हम अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे राज्य को भी अंग्रेजी राज में मिला दिया जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि राजनीतिक कारणों में प्रमुख कारण बनता है। दूसरे कारण पे चलेंगे तो आप जानते हैं 1856 ईस्वी में 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था, हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो अवध को जब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया तो जो बचे खुचे राजा महाराजा थे उन लोगों के अंदर डर उत्पन्न हुआ कि आज नहीं तो कल हमारे राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इसीलिए ये सारे लोग यूनाइट होते हैं और एक क्रांति का रूप प्रदान करते हैं। तो दो प्रमुख कारण राजनीतिक कारणों में हो गया। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे तो मुगल बादशाह, अंतिम जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। औरंगजेब के बाद यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद 11 मुगल बादशाह होते हैं, लेकिन ये सब के सब कमजोर मुगल बादशाह थे। और जो अंतिम मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। उनको लाल किले में कैद कर दिया गया था, उनको पेंशन भोक्ता बना दिया गया था, उनके सारे अधिकार शक्तियों को छीन लिया गया था, उनको लाल किले में कैद कर दिया गया था। एक ऐसे मुगल बादशाह थे जिनका अपना कोई साम्राज्य ही नहीं था, वो लाल किले तक सीमित थे, उनको पेंशन देती थी अंग्रेज सरकार। तो मुगल बादशाह के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था उसके वजह से भी अन्य राजाओं में रोष था और ये क्रांति का एक कारण बन जाता है। तो राजनीतिक कारणों में ये विभिन्न कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति का स्वरूप धारण कर लेता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक कारणों के बाद हमको मिलेगा सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण, तो आप जानते हैं कि ये वही दौर था जब भारत में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का दौर चल रहा था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए,
तो तमाम समाज सुधारक उस दौर में आए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे लोगों का नाम मिलेगा। अलग अलग तरीकों से ये लोग सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चला रहे थे। तो उस समय का जो हमारा समाज था, उस समाज में बहुत सारे अंधविश्वास थे, बहुत सारी कुरीतियां थी। इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए और इस कानून के माध्यम से इन कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास किया। जैसे हिंदुओं में एक प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा, एक प्रथा हुआ करता था जिसको बाल विवाह कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने कानून बना के सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा दिया। रोक तो अच्छे के लिए लगाया था, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय का समाज इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया। तो इसको सामाजिक और धार्मिक कारण के अंतर्गत देखा जाता है। ये सामाजिक परंपरा था, धार्मिक परंपरा था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, ये तमाम तरह की कुरीतियां भारतीय समाज में विद्यमान थी, हिंदू समाज में विद्यमान थी। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रकार के कानून बनाए और उन कानूनों के माध्यम से इन कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास किया। लेकिन भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया और विरोध बढ़ते 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 क्रांति का स्वरूप धारण कर लेता है। इसके अलावा जो ईसाई मिशनरियां थी, जब अंग्रेज भारत पे हुकूमत करने लगे, कंपनी का शासन स्थापित हो गया, तो ईसाई मिशनरियों को पूरी आजादी दे दी गई कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। अब जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे मुसलमान अपना धर्म छोड़ करके लालच बस या किसी अन्य कारणवश ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। इसके कारण से भी हिंदू और मुसलमानों में रोष उत्पन्न हो गया कि ये अंग्रेज भारत में हुकूमत तो कर ही रहे हैं, साथ में धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के धर्म के धार्मिक मान्यताओं का उपहास उड़ा रहे हैं, इन पे पाबंदी लगा रहे हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके कारण भी भारत में जो हिंदू मुसलमान थे, तो सामाजिक तरीके से, धार्मिक तरीके से जो जुड़े हुए लोग थे, वो लोग इसका विरोध करने लगे। तो यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक कारणों में ये तमाम तरह के कारण मिलते हैं। इसके अलावा समाज में बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता का बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता था। भारतीय जनता पर बहुत सारी फिल्में इस पे बनी हुई हैं, आप लोग देखे होंगे। बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हुआ करते थे और वहां साफ साफ लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो भारतीयों को इंसान मानते ही नहीं थे। ये अंग्रेज समझते थे कि जो अंग्रेज हैं ये बड़े उच्च नस्ल के लोग हैं, गोरे हैं, भगवान ने इनको केवल शासन करने के लिए भेजा हुआ है। बाकी जो हिंदू मुसलमान हैं, उनकी पर्सनालिटी उस तरह की नहीं थी, उतने गोरे नहीं होते थे, तो उनको लगता था ये केवल और केवल शासित होने के लिए जन्म लिए हुए हैं। तो बड़ा भेदभाव होता था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बहुत सारा भेदभाव किया जाता था समाज में, जिसके कारण भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ और वही रोष धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्रांति का रूप धारण कर लेता है और आगे चल करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ये सामने आता है। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे। और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण तो उस समय का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत का जो प्रशासन था, वहां भी बहुत सारा विरोध देखने को मिला। उस समय की स्थिति ये थी कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था। एक सदस्य, विधि सदस्य के रूप में आया था गवर्नर जनरल के काउंसिल में, उसके परिषद में, जो कार्यकारिणी परिषद होता था, उसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया था। आप जानते हैं 1833 ईस्वी का जो चार्टर आया था, इस चार्टर में व्यवस्था किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके कार्यकारिणी परिषद में उस समय 3 सदस्य हुआ करते थे, तो एक चौथे सदस्य को भी जोड़ा गया और वो विधि सदस्य के रूप में उसको जोड़ा गया था। और विधि सदस्य के रूप में जो बन करके ब्रिटेन से भारत आता है उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले जब भारत आता है
तो लॉर्ड मैकाले की अगुवाई में गवर्नर जनरल के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है ये जांच करने के लिए कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए या अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले भी भारतीयों से बड़ी घृणा करता था। उसने जो अपना रिपोर्ट तैयार किया उसने बताया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और एक सिद्धांत दिया जिसको शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है। इसको छनाई का सिद्धांत भी बोलते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि उच्च वर्ग को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दे दो और ये शिक्षा निम्न वर्ग में छन छन कर आएगा और निम्न वर्ग वैसे ही अंग्रेजी सीख जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अंग्रेजी भाषा का प्रसार हो रहा था और जो भारतीय भाषाएं थी उसका उपहास उड़ाया जा रहा था। भारतीय भाषाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था बल्कि अंग्रेजी भाषा को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसके अलावा जो अंग्रेज थे वो जो कानून बनाते थे वो कानून भारतीयों के विरुद्ध होता था। कानून ऐसा होता था जो भारतीयों को कुचलने वाला होता था, भारतीयों पे तमाम तरह के पाबंदी लगाते थे। तो इस माध्यम से भी भारतीयों के अंदर बहुत सारा रोष उत्पन्न हुआ कि अंग्रेज हमारे ऊपर ऐसा कानून थोप रहे हैं कि हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारा हक हुकूक सब कुछ मारा जा रहा है। तो प्रशासनिक कारणों में ये तमाम कारण बनते हैं जिसकी वजह से भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ और इस रोष के कारण आगे चल के ये क्रांति का रूप धारण कर लेता है। तो ये प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मिलेगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण तो एक बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकमात्र उद्देश्य था भारत का शोषण करना, भारत से ज्यादा धन की उगाही करना और उस धन को लूट कर ब्रिटेन ले जाना। तो विभिन्न तरीकों से ये लोग आर्थिक शोषण कर रहे थे। भारत में कृषि पर इतनी भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया जाता था, इतना ज्यादा राजस्व या लगान वसूला जाता था कि सारा का सारा अनाज किसान जो उपजाते थे वो सारा अनाज चला जाता था लगान के रूप में और किसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। यही कारण था कि किसानों में भी रोष उत्पन्न हो गया। सारा मेहनत किसान करते थे और सारा फायदा अंग्रेज उठाते थे और इसके वजह से भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, भूखमरी बढ़ने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न हो गई, रोष उत्पन्न हो गया। और इस घृणा रोष का जो अगला रूप सामने निकल कर आता है वो क्या होता है, उसी को हम 1857 की क्रांति के रूप में देखते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा भारत में बहुत सारा भ्रष्टाचार किया जाता था, करप्शन का आलम बहुत उच्च स्तर का था। जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो बहुत भारी मात्रा में करप्शन करते थे और जनता से जबरदस्ती लूट करते थे। तो ये करप्शन और लूट एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति रोष बनता गया, रोष उत्पन्न होता गया और आगे चल करके वो क्रांति का रूप धारण कर लेता है। तो इसको कहा जाता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको मिलता है सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारणों में क्या स्थिति थी भाई? सैनिक कारणों में दो तीन बिंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु तो ये बनता है कि अंग्रेजों की जो सेना भारत में थी, इस सेना में भारतीय भी भर्ती होते थे, यानी भारतीय सैनिक भी अंग्रेजी सेना में काम करते थे। अंग्रेज सैनिक तो इसमें काम करते ही थे, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रिटेन से कितने लोगों को भारत बुलाया जाएगा, इसीलिए भारतीयों को ही भर्ती कर लिया जाता था अंग्रेजी सेना में। लेकिन यहाँ पे होता था भेदभाव, जो अंग्रेज सैनिक होता था उसको ज्यादा वेतन मिलता था, जो भारतीय सैनिक होते थे उनको कम वेतन मिलता था, जबकि पद दोनों का समान होता था। इसके अलावा अंग्रेजों का सिलेक्शन और प्रमोशन आसानी से हो जाता था, उनकी नियुक्ति और उनकी पदोन्नति बड़ी आसानी से हो जाती थी, लेकिन भारतीयों का प्रमोशन नहीं होता था। चाहे जितने लंबे समय तक वो सेना में काम करे, लेकिन सेना में उच्च पदों को ये धारण नहीं कर सकते थे, उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही बैठते थे। तो ये तमाम तरह के रोष थे सैनिकों के अंदर भी। इसके अलावा जो भारत के लोग सेना में भर्ती हुए थे, सेना के जो भारतीय जवान थे, इनको अपना धार्मिक पहनावा पहनने का अधिकार नहीं था, धार्मिक चिन्ह धारण नहीं कर सकते थे। हिंदू हो, मुसलमान हो,
कोई भी धार्मिक चिन्ह वो धारण नहीं कर सकते थे सामान्य वेशभूषा में। जैसे अंग्रेज सैनिक होते थे उसी रूप में इनको भी रहना पड़ता था। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से ये क्रांति का रूप धारण करता है। तो सैनिक कारणों में कई बिंदु बनते हैं। सैनिकों में बड़ा रोष था क्योंकि अंग्रेज सैनिकों को ज्यादा वेतन मिलता था, भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था, पद समान होने के बावजूद पदोन्नति में प्रमोशन नहीं मिलता था। जातीय और धार्मिक चिन्ह ये लोग धारण नहीं कर सकते थे। इसके वजह से रोष उत्पन्न हुआ सैनिकों में भी, और ये लोग भी विद्रोह के लिए तैयार हो जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं भारतीय देशी राजाओं के साथ। तो ये तमाम कारण सैनिक कारण माने जाते हैं। और सबसे अंत में आएंगे जिसको कहा जाता है तत्कालिक कारण। क्या कहा जाता है? तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण क्या था? उस समय की स्थिति ये थी कि अंग्रेजी सेना जो भारत में थी, जिसमें भारतीय भी थे और अंग्रेज सैनिक भी थे, इन लोगों के द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किया जाता था उसको ब्राउन बेस बंदूक कहा जाता था। इसको क्या बोलते थे? पुरानी ब्राउन बेस बंदूक। पुरानी ब्राउन बेस बंदूक का इस्तेमाल ये सैनिक किया करते थे। अब हुआ क्या कि सेना के हथियार बदले गए और एक नए तरह का बंदूक इनको दिया गया जिसको कहा जाता है एनफील्ड राइफल्स। क्या कहा जाता है? एनफील्ड राइफल्स। पुराने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर सैनिकों को नया हथियार दिया जाता है, एनफील्ड राइफल्स दिया जाता है। लेकिन इस एनफील्ड राइफल्स की एक खासियत थी, इसमें इस बंदूक में, इस राइफल में जो कारतूस भरा जाता था उस कारतूस को पहले दांत से खींचना पड़ता था, क्योंकि कारतूस के ऊपर एक लेयर लगा होता था, और लेयर इसलिए लगाया जाता था जिससे कारतूस लंबे समय तक खराब ना हो। तो इसके ऊपर लेयर लगा होता था, तो कारतूस को अगर राइफल्स में भरना है तो पहले उसको दांत से खींचना पड़ता था जिससे लेयर बाहर हो जाए। तो उसको दांत से खींचते थे, फिर राइफल्स में भरते थे। अब एक अफवाह फैल गई कि इस कारतूस के ऊपर जो लेयर लगा हुआ है, इस लेयर में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। क्या लगा हुआ है? कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी। एक अफवाह फैला कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय कितना पवित्र पशु है, गाय को मां माना जाता है। तो एक हिंदू गाय की चर्बी को अपने मुंह में कैसे डालेगा? और जितना पवित्र हिंदुओं के लिए गाय है उतना ही अपवित्र मुसलमानों के लिए सूअर है। वो सूअर शब्द तक नहीं बोलते हैं, इतना अपवित्र मानते हैं। तो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, उसकी चर्बी मुंह में नहीं ले सकते, और मुसलमानों के लिए सूअर उतना ही अपवित्र, वो भी उसका चर्बी मुंह में नहीं डाल सकते। और ये दोनों धर्म के लोग अंग्रेजी सेना में कार्य कर रहे थे सैनिक के रूप में। तो जब ये अफवाह फैला कि एनफील्ड राइफल्स में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो जो भारत के जवान थे अंग्रेजी सेना में, उन लोगों ने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और यही तत्कालिक कारण बना। इसमें सबसे प्रमुख नाम आपको मिलता है, आपको पता है, मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और जब इनके जनरल ने इन पे दबाव बनाया तो इन्होंने कारतूस तो भरा, लेकिन कारतूस भरने के बाद अपने जनरल को ही शूट कर दिया, जनरल की ही हत्या कर दी, और यहीं से क्रांति का आगाज हो जाता है। आगे हम लोग इसको समझेंगे। तो ये है तत्कालिक कारण जिसकी वजह से ये क्रांति का स्वरूप तैयार हुआ। तो बहुत सारे कारण थे इसमें, कुछ राजनीतिक कारण,
कुछ धार्मिक सामाजिक कारण, कुछ प्रशासनिक कारण, कुछ आर्थिक कारण, कुछ सैनिक कारण, कुछ तत्कालिक कारण। तो धीरे 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 धुआं सुलगते सुलगते जब आग का रूप धारण कर लिया तो विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट को 1857 की क्रांति या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया हमारा कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्रांति की योजना कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई और कहां बनाई गई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रांति की योजना के संबंध में। क्रांति की योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये क्रांति की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि कोई भी क्रांति होगी, कोई आंदोलन होगा, कोई संग्राम होगा तो एक प्लान के तहत होता है। तो इसकी प्लानिंग किसके द्वारा किया गया था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाना साहब के एक करीबी थे जिनका नाम था अजीमुल्ला खां। नाना साहब के नाम से आप परिचित होंगे। नाना साहब, नाना साहब के करीबी नाना साहब के करीबी थे जिनका नाम था अजीमुल्ला खां, और एक सतारा के राजा थे, अपदस्थ राजा थे। सतारा के अपदस्थ राजा के करीबी, उनका नाम था रणोजी बापू। रणोजी बापू, ये दो लोगों का नाम मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि यही दोनों लोग मिल करके क्रांति की योजना तैयार किए थे। एक नाना साहब के करीबी अजीमुल्ला खां थे। नाना साहब से आप अगर परिचित हो तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए थोड़ा सा कि जो मराठा साम्राज्य हुआ करता था, शिवाजी से जो आरंभ हुआ था, उसके बाद पेशवाओं का दौर शुरू हो जाता है। तो जो अंतिम पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, जो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित हो जाते हैं और मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे नाना साहब। इन्हीं के एक करीबी थे, निकटवर्ती थे, जिनका नाम था अजीमुल्ला खां, और एक दूसरे थे सतारा के अपदस्थ राजा, उनके करीबी थे रणोजी बापू। इन दोनों ने मिलकर के क्रांति की योजना बनाई थी। कहां पर? लंदन में। लंदन में, और लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। यानी ब्रिटेन में ही बैठकर इन लोगों ने कंपनी के विरुद्ध एक क्रांति का स्वरूप तैयार किया और एक डेट निर्धारित किया। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति की तिथि क्या निर्धारित की गई थी। 1857 की क्रांति की तिथि क्या निर्धारित की गई थी। तो इन दोनों ने योजना बनाया और एक तिथि का निर्धारण किया, एक तिथि का निर्धारण किया था, और वो तिथि क्या था? 31 मई 1857। ये तिथि का निर्धारण किया गया था क्रांति का। तो नाना साहब के करीबी अजीमुल्ला खां और सतारा के राजा के करीबी रणोजी बापू, इन दोनों ने मिलकर के लंदन में क्रांति की योजना बनाया और इसकी तिथि निर्धारित किया था 31 मई 1857 को। लेकिन हुआ क्या कि क्रांति समय से पूर्व ही आरंभ हो गया। जो तिथि निर्धारित था 31 मई 1857, उससे पूर्व ही क्रांति आरंभ हो गया, और इसके असफलता का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या था? वही चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से साफ साफ मना कर दिया मंगल पांडे ने।
और मंगल पांडे जी ने जब मना किया तो उनके कर्नल ने उन पे दबाव बनाया, और जब दबाव बनाया तो मंगल पांडे ने अपने ही अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 को, कब की घटना है ये, 29 मार्च 1857 को यह घटना हुई। मंगल पांडे के द्वारा अपने ही अधिकारियों की हत्या कर दी गई, जब दबाव बनाया गया कि नहीं, कारतूस को दांत से खींचना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जब दांत से खींचा तो उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अब तो हम बेधर्म हो ही गए। तो उन्होंने क्या किया, उसी बुलेट से अपने ही अधिकारियों को शूट कर दिया। दोनों अधिकारियों की मृत्यु हो गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को, यानी 10 दिन के अंदर, 29 मार्च को हत्या किया था इन्होंने और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। इतना कम समय, 10 दिन के अंदर, मतलब इसमें इनको मौका भी नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का। इनको फांसी के तख्ते पे पहुंचा दिया गया, इनको फांसी दे दी गई। और जैसे ही इनको फांसी हुई, अब जो अन्य सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, उन लोगों ने विद्रोह किया कि आज मंगल पांडे के साथ हुआ है तो कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है। और हुआ क्या कि इस डेट का इंतजार नहीं किया गया 31 मई का, बल्कि इस डेट के पहले ही क्रांति आरंभ हो गई, जिसके वजह से जो समय निर्धारित था, अलग अलग स्थानों पर विभिन्न लोगों के द्वारा संग्राम को आरंभ किया जाना था, वो समय से पूर्व ही आरंभ कर देना पड़ा बिना पूर्ण तैयारी के। और पूरी तैयारी ना होने के कारण, एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है जिसके वजह से ये क्रांति असफल हो गई। तो यहाँ पे क्रांति की योजना अजीमुल्ला खां और रणोजी बापू के द्वारा तैयार किया गया, और इसका आगाज हो जाता है 29 मार्च से, जब मंगल पांडे के द्वारा हत्या की जाती है अपने अधिकारियों की, उनको फांसी दी जाती है। और उसके बाद 10 मई को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के छावनी में भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और विद्रोह करने के बाद वहां से हथियार लूट लिया जाता है। हथियारों को लूटने के बाद वो लोग दिल्ली कूच कर जाते हैं 11 मई को, और 12 मई तक वो लोग दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वहां पे जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है और भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। अगले 4 महीनों तक इन सैनिकों का कब्जा रहा दिल्ली पर, लेकिन 4 महीने बाद सितंबर आते आते अंग्रेजों के द्वारा पुनः दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया। तो यहीं से क्रांति का आगाज माना जाता है 10 मई 1857 से, जो कि डेट निर्धारित किया गया था 31 मई 1857 तक। तो ये प्रमुख कारण हो गए, क्रांति की योजना हो गई। अब हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे कि क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, फिर क्रांति का प्रसार कैसे हुआ, कौन कौन से केंद्र थे, किस केंद्र में किसने अगुवाई किया, और किस अंग्रेज जनरल ने इस क्रांति को कहां पे दबाया था। जैसे अलग अलग केंद्र थे, लखनऊ था, कानपुर था, झांसी था, ग्वालियर था, बिहार में जगदीशपुर था, इलाहाबाद था, फैजाबाद था, मेरठ था, बहुत सारे सेंटर बने थे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के द्वारा इस क्रांति को आगे बढ़ाया गया और अलग अलग अंग्रेज जनरल के द्वारा इसको दबाया गया। तो आगे इन सारी चीजों पे देखना है, हमको बात करनी है। और उसके बाद ये असफल क्यों हुआ, असफलता के क्या क्या कारण थे, क्या क्या कमियां थी भारतीयों में, जिसके वजह से अंग्रेज विजयी हो गए, और सबसे अंत में इसका परिणाम क्या निकलता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आगे देखना है, लेकिन टाइम काफी लंबा हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि आज का क्लास हमें यहीं पे पूरा कर लेना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में जो बची हुई चीजें हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कम से कम 2 क्लास में इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास में अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। आधी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है, बची हुई जो चीजें हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही पूरा करेंगे, और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से वही अपील है कि जो लोग पहली बार चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।
और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंसता है, कहीं डाउट है, तो आप क्वेश्चन जरूर डालिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले लेक्चर में दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।